नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज कमजोर शुरुआत की थी, ग्लोबल संकेत आज वीक थे और उसके चलते हमने देखी थी कि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन क्या जबरदस्त रिकवरी इस वक्त बाजार में दिख रही है। अगर हम निचले स्तरों से बात करें तो निफ्टी में तकरीबन 150 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है। 18,350 के आसपास तक गया था निफ्टी, वहां से रिकवरी है और इस वक्त आपको भले ही फ्लैट ट्रेड दिखेगा, लेकिन आप रिकवरी देखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी इस वक्त आपको दिखेगा कि सपाट कारोबार हो रहा है, लेकिन रिकवरी वहां पर भी दमदार है। लेकिन असली रिकवरी आई है निफ्टी बैंक में, 4.5% ऊपर ये इंडेक्स इस वक्त कर रहा है ट्रेड। और हम देख रहे हैं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, यहां से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। रियल एस्टेट शेयर भी रिकवरी में आज पार्टिसिपेट करने का काम कर रहे हैं और कुछ सेलेक्टिव एफएमसीजी और फार्मा स्पेस से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। इस वक्त एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी आपको दिखेगी और एनएसई पर 1150 शेयर हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले 850 शेयर कर रहे हैं लाल निशान में कारोबार। सवाल यह है कि क्या बाजार में जो डिप्स आ रहे हैं, जो करेक्शंस आ रहे हैं, क्या वो खरीदारी का मौका है या फिर कल से यूएस फेड की बैठक शुरू होगी 2 दिनों की और परसों रात को ब्याज दरों पर फैसला आ गया, क्या उसका इंतजार कर लेना एक बेहतर रणनीति साबित होगी इस थोड़े से कंफ्यूजन वाले बाजार में? इसका जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आपकी जो भी सवाल है उस पर अपने सवाल हमसे आप पूछिए। हमारा फोन नंबर है 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी आप ईटी न्यूज़ स्वदेश तक अपने क्वेरीज पहुंचा सकते हैं @ET न्यूज़ स्वदेश पर। आप फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम का पता आपकी स्क्रीन पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसंदेकर। विवेक जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। मंदार, हमने देखा कि बाजार अपने हाई से अगर बात करें, मतलब 18,900 के आसपास तक गया था, वहां से हम देख रहे हैं कि करीब 500-600 पॉइंट नीचे आ गया और हालांकि एक सपोर्ट अच्छा लिया आज 18,350 के आसपास। आगे की चाल आप मंदार कैसी देख रहे हैं और क्या सलाह देंगे इस वक्त ट्रेडर्स को? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार ये हफ्ते में एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। 400 पॉइंट का रेंज है। 18,400 और 18,500 ये बढ़िया सा सपोर्ट बनता है। ऊपर में 18,600 और 18,800 इस तरीके का रेजिस्टेंस बनता है। आज का अगर इंट्राडे ट्रेड भी देखते हैं तो नीचे की तरफ से हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, तो सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक तो हुआ है, लेकिन ये जो लेवल्स हैं 18,500 18,600 की, यहाँ पे थोड़ा टिकना मुझे डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ओवरऑल यानी ज़्यादा कुछ रीड करने वाली बात है नहीं, एक इनडिसीजन सा ट्रेड है और टेक्निकली भी और अगर बाकी इवेंट बेस्ड भी अगर देखते हैं तो एक इनडिसीजन सा व्यू है, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सारे डेटा हैं। इन्फ्लेशन डेटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है, यूएस में फेड रेट हाइक का के बारे में जानकारी है। तो ये सारी एक इवेंटफुल वीक होने की वजह से मुझे लगता है कि ये जो इस हफ्ते जो बाजार ट्रेड करेगा वो एक इनडिसीजन का ही ट्रेड होगा और एक 400 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करेगा। उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी 43,000 और 44,000 इस तरीके का एक 1,000 पॉइंट का रेंज होगा। दोनों को अगर कंपेयर करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में जरूर स्ट्रेंथ है, नो डाउट अबाउट इट। ऊपर में बैंक निफ्टी के 45,500 के लक्ष्य जरूर बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस हफ्ते में रेंज बाउंड ट्रेड से गुजरेगा। 44,000 जब भी ब्रेक करेगा तब बैंक निफ्टी में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिलेगी। निफ्टी के केस में थोड़ा सा समय और है इस तरीके का मूव बनने के लिए, तो कंसोलिडेशन का व्यू इस हफ्ते के लिए बनता है। बिल्कुल, तो ये राय आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। गुजरात से प्राणजीवन जी मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार, पूछिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सवाल उनका है हमारे पास। जोमेटो लिया है उन्होंने, 2000 शेयर्स 72 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है स्टॉक में। इस वक्त देखिए 64 के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है।
हाल फिलहाल की खरीद लग रही है और इस वक्त जो इनकी खरीद प्राइस भी थी वहां से भी स्टॉक इस वक्त नीचे ही कारोबार कर रहा है। विवेक, आप सजेस्ट करिए जोमेटो में क्या करें, नुकसान इनको इस वक्त झेलना पड़ रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कुछ उम्मीद है यहाँ से करंट लेवल्स पर रिकवरी की? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म शेयरों में हाल फिलहाल में काफी ज्यादा दिक्कतें भी देखने को मिली। एंकर लॉक इन भी खत्म हुआ, उसका गिरावट बढ़ी और बाकी सारी दिक्कतें भी काफी ज्यादा रही हैं इन कंपनियों के साथ। जोमेटो पर क्या व्यू बन रहा है आपका? पूजा, गुड मॉर्निंग और सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, इनका प्राइस 72 है, खरीदारी का भाव, और अभी 64 चल रहा है। काफी रिपोर्ट्स आ रही है कि जोमेटो टारगेट 100 वगैरह हमने देखा है, मतलब कई ब्रोकरेज हाउस से आ रही है, लेकिन मुझे एक कॉन्ट्रा ओपिनियन इधर देना है, और मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट्स एंड ऑफ द डे क्या होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लैप अप करके इसमें और ज्यादा फंस सकते हैं। देखिए, आज जोमेटो 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब आप अगर 5,000 करोड़ भी अगर कमाओ, राइट, आगे चल के, तो भी मतलब ये शेयर कॉस्टली दिखेगा। अभी तो लॉस में चल रहा है, और ये कितना प्रॉफिट आएगा, कब आएगा, ये सब बहुत बहुत मतलब मुश्किल है कहना। मुझे लगता है कि अगर 25-1 हजार करोड़ का मार्केट कैप हो तो मैं बहुत बहुत कंफर्टेबल रहूंगा रेंट बाई करने के लिए। तो मैं तो देखो बहुत अग्रेसिव और मतलब कॉन्ट्रा ओपिनियन है मेरा। तो परचेज प्राइस रहेगा 25 से लेके 30 रुपए का। तो 64 रुपए भी मुझे कॉस्टली लगता है। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप, लॉस मेकिंग कंपनी कितना कमाएगी तब जाके ये जस्टिफाई करेगा इतना भी मार्केट कैप। तो आप कोई भी मतलब फंडामेंटल एंगल से देख लो, आपको लगेगा कि ये कॉस्टली है। ठीक है, तो जोमेटो फ्यूचर कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। इस करेक्शन के बाद भी ये शेयर कॉस्टली लग रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी है तो थोड़ा सा सोच समझकर ऐसी कंपनियों में पैसे लगाने चाहिए। पश्चिम बंगाल से दीप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। दीप नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? Wipro, I bought it at 500 rupees and 100 shares. 100 शेयर हैं 500 रुपए के भाव पर विप्रो की, और इस वक्त भाव आप देखिए 400 रुपए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज भी शुरुआत बेहद कमजोर हुई थी, लेकिन इसके बाद आईटी स्टॉक्स ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, और आप देखिए हरे निशान के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोअर लेवल से बात करें तो आईटी स्टॉक्स तकरीबन 15-20% के आसपास का सुधार दिखा चुके हैं, लेकिन विवेक, इनकी बाइंग थोड़ी सी ऊपर प्राइस की है, 500 रुपए के आसपास की। और हमने देखा है कि इस साल जो दिग्गज आईटी कंपनियों में जो स्टॉक सबसे ज्यादा करेक्ट हुए थे उसमें से विप्रो एक था। आगे के लिए आपको क्या इसमें भविष्य लग रहा है, क्या सलाह देंगे? देखो अभिषेक, मुझे लगता है कि विप्रो यहाँ पे काफी एक इंटरेस्टिंग बाई बन सकता है। और पिछली बार भी इनफैक्ट जब ये 380 या 385 था तब मैंने एक बाई रिकमेंडेशन दिया था, उसके बाद में 410 गया। अभी वापस आईटी ऐसे सेक्टर में करेक्शन आया है। जो जो नेगेटिविटी होना था यूएस में, मुझे लगता है कि वो काफी हद तक ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। और आगे चल के मुझे लग रहा है कि विप्रो जैसी कंपनीज जो दिग्गज आईटी का मतलब टॉप 10 में ये सारी कंपनीज आती है, इनफैक्ट टॉप 5 में आती है, तो आगे चल के ये यहाँ से परफॉर्मेंस बेटर करेगा। तो डाउन साइड आपका बहुत बहुत लिमिटेड है। मतलब यहाँ पे सेल करके कोई मतलब नहीं है। आप जैसे जैसे नीचे जाता है आपको एवरेज आउट करना चाहिए उल्टा। तो लो वैल्यूएशंस है। ये कब बढ़ेगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगले 6 महीने 1 साल के अंदर आईटी सेक्टर भी रिकवरी होगा, तो उस वक्त ये भी आपको 450 तक दिखा देगा। ठीक है, तो 450 तक के लेवल्स विप्रो में देखने को मिल सकते हैं, तो आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ें, और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जोधपुर से इस वक्त मोहन जी मौजूद हैं। मोहन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरे 3 सवाल है मैडम। एक तो है अशोक लीलैंड है जो 450 में मैं 450 मेरे पास है, 145 रुपए में ले रखा है। और वोडाफोन है मेरे 8 रुपए में 4,000 ले रखे हैं। और तीसरा है मेरे जीविका पावर जो 14,000 रुपए में 5 रुपए में ले रखे हैं। 14,005 रुपए में लेके रखा है। ऑलराइट, क्वांटिटी आपने काफी सारी ली और आपने ऐसे स्टॉक्स में लिया हुआ है, मेरे ख्याल से ट्रेडिंग का नजरिया था आपका, पेनी स्टॉक में लिया, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो है अब वो 10 रुपए के नीचे कारोबार कर रहे हैं इस वक्त, और काफी कुछ दिक्कतें भी चल रही हैं। इस वजह से हमने देखा कि भारी गिरावट देखने को मिली, और इस निचले स्तरों में यहाँ पर मोहन जी ने एंट्री लेने की कोशिश की है।
एक बार समझ लेते हैं, विवेक आपसे ही राय लेना चाहेंगे। अशोक लेलैंड तो देखेंगे खरीदारी के पास ही कारोबार कर रहा है इस वक्त, लेकिन ये जीवीके पावर और वोडाफोन इंडिया जैसे स्टॉक में जो इन्होंने एंट्री ली हुई है, और काफ़ी ज़्यादा शेयर्स लिए हुए हैं इन्होंने, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्या सही है इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, या फिर निकल जाएं और दूसरे कुछ स्टॉक्स इनको आप सजाएंगे? पूजा, पहले तो अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टॉक वैल्यूएशन मतलब काफी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि इसको तो आपको होल्ड करना चाहिए। क्यों? एक तो ओवरऑल मार्केट, फिलहाल मैं भी बुलिश हूँ लॉजिस्टिक सेक्टर पे, और अगर लॉजिस्टिक सेक्टर को आगे चल के अच्छा करना है तो अशोक लेलैंड टाइप कंपनीज जो हेवी व्हीकल्स बनाती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स बनाती है, ट्रक्स वगैरह, बसेस वगैरह, ये कंपनी अच्छा करेगी आगे चल के भी। तो वैल्यूएशन भी ठीक है, रिजल्ट्स भी इसके ठीक ठाक आए थे, और मतलब आज का तो दाम है 150 रुपए के नीचे, ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आपको इसमें तो होल्ड करना चाहिए, और किसी को अगर बाई करना तो बाई भी करो। दूसरे दो स्टॉक है, देखिए आप लिए हो खाली एक मार्केट में गेम खेलने के लिए, मुझे तो ये लगता है। अब आइडिया है या फिर जीवीके पावर है, क्या लॉजिक है इसमें लेने का? फिलहाल तो कोई लॉजिक नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं जोमेटो की बात कर रहा था, एटलीस्ट बिजनेस तो कर रही है कंपनी, फिर भी मैं बेरिश हूँ क्योंकि कंपनी आखिर प्रॉफिट नहीं दिखा रही है। तो ये दो कंपनीज भी यही ट्रेंड है, पेनी स्टॉक्स है। ऐसे स्टॉक्स आप अगर पोर्टफोलियो में लोगे ना, तो या तो मतलब वो जो डू और डाई वाला सिचुएशन हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको ऐसे बेट्स नहीं लेने चाहिए। हाँ, अगर आप रिस्की प्लेयर हो, आपको लग रहा है कि इतना जो मैंने पैसे लगाया है वो अगर जीरो भी हो तो कोई इशू नहीं है, तो आपको जरूर होल्ड करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बेच के चाहे इस पैसे को वापस अशोक लेलैंड में कन्वर्ट कर। विवेक की बिल्कुल सटीक सलाह, और दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो सलाह देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, बहुत ही सोच समझकर पढ़ाई लिखाई करके, उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करके, या फिर माहौल को देखे, सेक्टर को, उसको लेकर आपको राय दी जाती है, तो उस पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि अमल करें, इसके बजाय कि स्टॉक्स में बने रहें, फंसे रहें, और उसके बाद उसको बार बार इसको रिव्यू करते रहें। चंदन को जोड़ेंगे अपने साथ फोन लाइन पर। चंदन जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, मेरे पास आईएक्स का शेयर है 1000। सर क्रॉस कॉस्ट जो है इसका 251 का है। नजरिया जो है मेरा लगभग 1 ईयर्स का था। 251 की खरीद है और 1000 की क्वांटिटी ही आईएक्स के शेयर हैं चंदन के पास। मंदार, आईएक्स हमने देखा था कि बहुत ही तेज रफ्तार से ये शेयर चढ़ा था और चलते चलते 300 रुपए के भी पार निकल गया था, और जाहिर सी बात है कि लोगों ने सोचा कि थोड़ा करेक्शन आ जाए, जैसा कि एक्सपर्ट सजेस्ट भी करते हैं कि करेक्शन में बाय कीजिए। तो इन्होंने करेक्शन में बाय किया है 250 रुपए के आसपास, लेकिन शेयर और करेक्ट होकर देखिए 125 रुपए के आसपास तक गया। अब थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, 145 रुपए के आसपास है। कैसे दिख रहे हैं इसके चार्ट्स, और चंदन को आप क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्शन जो इसमें बना 300 310 के लेवल से इसने करेक्ट कर लिया, 130 135 तक ये नीचे आ चुका था। तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन फिलहाल तो डन लग रहा है। सिर्फ एक ही बात है कि इतना शार्प करेक्शन के बाद इमीडिएट एक शार्प रिकवरी आएगी ऐसे नहीं लग रहा है इस चार्ट को देखने के बाद। लेकिन इस स्टॉक में सपोर्ट जो है वो 130 से लेके 140 के लेवल्स पे अच्छे खासे सपोर्ट्स बनते हैं, और ये लेवल को ये स्टॉक ने पिछले एक साल में मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट भी किया हुआ है। तो इसलिए मेरी राय तो रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड करें। 125 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा, जो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ 150 और 155 इस तरीके का इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बनता है। ये 150 155 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके ऊपर चलता है तो ऊपर के टारगेट्स भी इसमें अच्छे खासे बन सकते हैं। 180 260 इस तरीके के टारगेट्स बन सकते हैं, और एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट हो सकती है उसके बाद में। तो फिलहाल तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है, 150 155 इस तरीके का रेजिस्टेंस है, और नीचे 140 130 इस तरीके का सपोर्ट है। तो इसलिए 125 के स्टॉप लॉस से फिलहाल तो पोजीशन होल्ड कीजिए। ठीक है, नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है। तो ये रहा आईएक्स पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कोलकाता से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। बप्पी, नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास 2 शेयर का एक सवाल है। एक है आपका डिलीवरी का है, मेरा एक 140 शेयर है, जो मैं ऊपरी भाई उससे खरीदा था, लेकिन एवरेज करते करते मेरा अभी 432 का एवरेज हुआ है। तो अभी क्या करना है इसमें? इंडस्ट्रीज है, वो 90 शेयर है,
वो अभी 735 का ऐसा कुछ एवरेज है मेरे पास, वो भी बहुत नीचे चला गया है। शेयर का नाम एक बार वापस से रिपीट करेंगे बप्पी जी? वीआईपी इंडस्ट्रीज का आपने? नहीं, सेकंड शेयर जो बताया वो आरती इंडस्ट्रीज है। आरती इंडस्ट्रीज, ओके, ठीक है। चलिए दोनों स्टॉक्स पर राय दिलवा देते हैं आपको। मंदार, सबसे पहले तो आप माफ कीजिएगा विवेक, आप सजेस्ट करिए, क्योंकि डिलीवरी पर इनका सवाल है और ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी भी है डिलीवरी। 140 शेयर 434 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन इनकी ये एवरेज प्राइस होते होते ये प्राइस आ चुकी है और अभी भी नुकसान ही इनको झेलना पड़ रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे डिलीवरी पर आप? देखिए पूजा, मतलब कंपनी लिस्ट हुई उसके बाद में जो भी मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह देखा है या फिर इसके बारे में जो भी पढ़ा है ना, मैं कोई खास स्टॉक पे बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, आपका बाइंग प्राइस ज्यादा दूर नहीं है करके यहाँ पे एवरेज मत करो, होल्ड करो। और मेरे हिसाब से आपको मतलब अगले 6 महीने के लिए आपको होल्ड ये करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस लगा के रखो इसमें करीबन 340 रुपए का। देखिए, इससे बढ़िया स्टॉक अगर आप कन्वर्ट, एक मेरी अगर राय मानो तो इससे बढ़िया स्टॉक है टीसीआई एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी लॉजिस्टिक सेक्टर में है। तो अगर आप मेरी राय मान सकते हो तो डिलीवरी को बेच के उसको अगर आप टीसीआई या फिर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो आपको बेटर रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे, आपका रिकवरी भी हो जाएगा। दाम मत देखो, वो 800 रुपए का है, लेकिन ठीक है आपके पास 70 शेयर आएंगे, आधे आएंगे इसके, लेकिन फिर भी उसमें आपका रिकवरी जल्दी हो सकता है। मैं इसके लिए टीसीआई एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, टीसीआई की बात कर रहा हूँ। डिलीवरी यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखो तो भी ठीक ठाक ही लग रहा है और वैल्यूएशन देखो तो कॉस्टली लग रहा है, और आगे चल के मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये स्टॉक आपको आउट परफॉर्मेंस देगा। तो एक तरीके की सेल राय है डिलीवरी पे, और उसको कन्वर्ट कर दो आप महिंद्रा लॉजिस्टिक या फिर टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 6 बिल्कुल ठीक है, तो ये है राय डिलीवरी पर आपको दे दी गई है। और ये कुछ स्टॉक्स भी आपको सुझाए गए हैं। एक और स्टॉक पर सवाल था इनका। राजेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार जी। जी सर, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल वेदांता के ऊपर है। मेरे पास वेदांता के 600 है एट द रेट ऑफ 340। कब से आप होल्ड कर रहे हैं राजेश जी? ये तकरीबन 1 साल हो गया। मैं इतना अच्छे लॉस में नहीं हूँ, डिविडेंड काफी अच्छा खासा आ गया इसमें से। डिविडेंड आपको अच्छा खासा मिला होगा, तो आपके जो शेयर प्राइस में अभी नुकसान दिख रहा है वो नुकसान आपको हो नहीं रहा होगा, अच्छा खासा आपको डिविडेंड मिल गया होगा। ठीक है, इस पर मंदार आपसे राय चाहेंगे। वेदांता देखिए अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है 15% के आसपास की, और उम्मीद करके चल रहे हैं कि अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और उसके अगले साल भी ये ट्रेंड बरकरार रहेगा और प्रति शेयर 40-45 रुपए के आसपास का डिविडेंड आता रहेगा। उस हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं अगर हम यील्ड की बात करें, डिविडेंड की बात करें तो। लेकिन इनके खरीद भाव से ये शेयर नीचे है, 300 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश है। आगे की चाल आपको कैसी लग रही है इसमें? अभिषेक जी देखिए, इस स्टॉक में पिछले 6 से 8 महीने का अगर हम चार्ट देखते हैं तो 320 और 330 ये जो बैंड है ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बैंड है। यानी आप अगर देखो तो मल्टीपल टाइम्स यानी अगर मैं गिनता हूं तो कम से कम मुझे ये 6 से 7 बार ये लेवल्स तक आके यहां से नीचे गिरा हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए 320 और 330 का। 320-330 का रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करके ऊपर चलता है तो इनको अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर में 390, 420 इस तरीके का मूव बनेगा। लेकिन जब तक ये होता नहीं तब तक इस स्टॉक में वीकनेस बना रहेगा। एक पॉजिटिव बात यह है कि नीचे की तरफ सपोर्ट भी है, 300 की लेवल्स के आसपास इसमें सपोर्ट भी बनता है। तो जब भी हमने देखा है कि ये 300 के आसपास आ रहा है तो वहां पे सपोर्ट आ जाता है और फिर से ये 320 के आसपास आके ट्रेड करना शुरू करता है। तो इस तरीके का एक नैरो काइंड ऑफ रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से ये स्टॉक। तो ये लेवल्स क्लोजली वॉच करनी चाहिए। जो पोजीशन फिलहाल बनी हुई है उसके लिए स्टॉप लॉस सुझाऊंगा, 290 का स्टॉप लॉस होगा, 290 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर ऐसा हो सकता है कि आगे जाते हुए अगर इसमें वीकनेस बने
तो शायद नीचे के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए 290 का स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। जब भी 330 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब फिर से एक बार रिव्यू करेंगे स्टॉक पे, तो ऊपर के टारगेट्स भी डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल 290 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। 290 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शेयर में आपको फिलहाल बने रहना है राजेश जी। रिकवरी के बाद 18,500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक में तेजी बढ़ के हो गई है करीब 100 अंकों के आसपास की। और हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी फाइनेंशियल्स में ये बाजार को सपोर्ट देने काम कर रहे हैं। और कुछ सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स भी, डीवीज और डॉक्टर रेड्डीज जैसे, वो बाजार को सपोर्ट देने आगे आए हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स बैंकिंग में ही, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, वहाँ से सपोर्ट नहीं आ पा रहा है। सन फार्मा, एशियन पेंट्स, ये एफएमसीजी फार्मा में ये थोड़ा सा प्रेशर बनाने का भी काम बाजार पर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, सीकर से प्रदीप का सवाल लेंगे जो कि आया सोशल मीडिया के जरिए। इनके पास है पूनावाला फिनकॉर्प के 200 शेयर 260 रुपए के भाव पर। मैग्मा फिनकॉर्प इसके नाम से पहले कंपनी जानी जाती थी और देखिए 260 की खरीद है, 307 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। विवेक, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस, थोड़े फ्लेवर में ये कंपनियां चल रही हैं। और जिस तरह से ब्याज दर बढ़ने का ट्रेंड है, थोड़ा सा हाउसिंग वगैरह में देख रहे हैं मोमेंटम लौट रहा है। कैसा दिख रहा है भविष्य इसका आपको? देखिए अभिषेक, कई बार रिकमेंड कर चुका था मैं आपके शो पे और इटी स्वदेश पे करीबन 150 160 से ऐसे डिस्क्लोजर हमारे पास भी था, लेकिन 320 रेंज में हमने पूरा ऑफलोड कर दिया था क्योंकि शेयर थोड़ा कॉस्टली लगने लग गया था उस वक्त। एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है, प्रोमोटर्स के पास पैसा बहुत है और जिस हिसाब से ये लोग अग्रेसिवली डिजिटली प्रेजेंस अपना बढ़ाने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक अभी भी अच्छा कर सकता है। तो कोई भी अगर चांस मिले और 300 के नीचे आपको मिले तो ये एक बाई रिकमेंडेशन रहेगा। तो अगर मुझे भी मिलेगा तो मैं भी लेने की कोशिश करूंगा ऐसे डिस्क्लोजर। कंपनी अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है कंपनी का और आगे चल के एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म, मतलब मैं 3 साल प्लस की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा कॉस्टली। ठीक, तो ये राय पूनावाला फिनकॉर्प पर दे दी गई है। बने रहिए आप इस स्टॉक में और आगे के लिए भी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की एबीसीडी। और इस सेगमेंट में हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं कमोडिटी मार्केट की छोटी छोटी बारीकियां, जो कि आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और आज का टॉपिक लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी की एबीसीडी में जीरे की, क्योंकि जीरा एक काफ़ी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट पिछले एक हफ्ते से साबित हुआ है और महीने भर में बात करें तो 11% तक की तेजी यहाँ आ चुकी है और रिकॉर्ड स्तरों पर भाव पहुंच चुका है। भारत जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में भी आता है। हालांकि इसके अलावा सीरिया, टर्की, ईरान जैसे देश है, वहां से भी एक्सपोर्ट होता है जीरे के बड़े एक्सपोर्टर्स में। और भारत के अलावा कुछ जो कंट्रीज शामिल है वो हमने बताया। और ये एक रबी की फसल है जिसकी जो खेती होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होती है और हार्वेस्टिंग का टाइम फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है। यानी वो फसल, नई फसल जो होती है वो फरवरी से अप्रैल तक आने में वक्त लगता है। लेकिन इसका वायदा कारोबार है, जो इससे कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके लिए वायदा का विकल्प है। यहाँ पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के विकल्प आपको एनसीडीएक्स पर मिल जाएंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। किसान है तो आप लॉन्ग पोजीशन बना के या पुट बाई करके अगर आपको प्राइस रिस्क को हेज करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। 3 मीट्रिक टन का डिलीवरी यूनिट है, टिक साइज 5 रुपए का है, लॉट साइज 30 का, यानी जो मार्केट प्राइस होगा उससे आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। उसका 10% आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए मार्जिन देना पड़ेगा। ऑप्शंस बायर है तो सिर्फ आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। अब इसकी अनिवार्य तौर पे डिलीवरी दी जाती है। अगर आपने पोजीशन को एक्सपायरी तक नहीं काटा तो एक्सपायरी के अंत में आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। पूरे कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर पैसा देकर डिलीवरी लेना पड़ेगा। अब समझते हैं कि इसके फंडामेंटल्स पर किन खबरों का असर होता है। तो जो इनके बुआई को लेकर जिस तरह के नंबर आते हैं, कितनी एरिया में बुआई हुई है, फिर फ्लावरिंग का जो स्टेज आता है तो किस तरह के उत्पादन के एस्टिमेट आते हैं, साथ ही सरकार की पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी और जो बाकी कॉम्पिटिटर्स
देश हैं वहाँ किस तरह का उत्पादन हुआ है, सीरिया में, टर्की में, ईरान में किस तरह का उत्पादन है, वहाँ किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं एक्सपोर्ट के, वो तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो यहाँ पर कीमतों को असर डालते हैं। लेकिन अगर आप हेज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प NCDX के जरिए मिल्स के पास है, जहाँ पर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जरिए जीरा वायदा के जरिए हेज कर सकते हैं, अपने प्राइस रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरे को लेकर आपको जानकारी दे दी है विश्व मोहन ने, और किन खबरों का असर होता है, भारत की स्थिति क्या है और आप किसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये भी आपको विश्व मोहन ने बताया है। आगे बढ़ेंगे, नीलेश का सवाल लेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं नीलेश। नीलेश नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नीलेश जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, सर नासिक से नीलेश राजपूत बात कर रहा हूँ जी। सर मेरे पास BSC लिमिटेड के 150 शेयर की क्वांटिटी है सर, जिसके एवरेज प्राइस है 731 की एवरेज प्राइस है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसे होल्ड करना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, BSC के बारे में राय लेते हैं। देखिए, लास्ट ईयर जो रहा था विवेक जी, पूरी तरह से प्लेटफॉर्म स्टॉक्स का रहा था, चाहे वो BSC हो, IEX हो, MCX हो, तमाम स्टॉक्स बहुत तेज रफ्तार से चले थे। और अब स्थिति ये है कि इस एक साल में हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो तेजी है वाइप आउट हो रही है, फिर से 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। BSC 731 की खरीद है, 567 पर ये ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है अगर इनके बाइंग प्राइस के हिसाब से देखें तो। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2023 फिर से थोड़ी रौनक दिखेगी स्पेस में? अभिषेक, देखिए, जो एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म है, मेनली BSC, MCX, IEX का तो बिजनेस मॉडल मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तो सेल कॉल दूंगा कभी उस पे। लेकिन BSC एक लॉन्गर टर्म के लिए ठीक ठाक बेट हो सकता है। देखो, वैल्यूएशन यहाँ पे कॉस्टली लगता है, और मुझे लग रहा है कि अगर आपको कभी भी 530 के आजू बाजू मिले ना, तो आपको थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहिए। और आपको इसको तब तक होल्ड करना है जब तक NSE का IPO नहीं आ जाए। जब NSE का IPO आएगा तो इसका रियल वैल्यूएशन, जो NSE वैल्यूएशन कमेंट करेगा, उसका एटलीस्ट 60-70% वैल्यूएशन BSE भी कमेंट करने वाला आगे चल के। तो खाली मतलब इक्विटी मार्केट F&O के चक्कर में ये मार खाया हुआ है, लेकिन बाकी जो भी सेगमेंट्स है, करेंसी डेरिवेटिव्स हो या बाकी जो भी सेगमेंट है, BSE बहुत अच्छा कर रहा है। और मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म, जैसे मैंने कहा, 530 में आपको एवरेज करना चाहिए, फिलहाल होल्ड करो, और NSE IPO तक आप इसको रख सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको BSC पर और IEX आपके दोनों ही स्टॉक पर दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब मुंबई से प्रदीप जी का सवाल हमें आया है। माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम गुड मॉर्निंग। मैडम मैं जो थॉमस कुक जो है, मैंने कॉस्ट प्राइस बताया आपको, तो थॉमस कुक तो बेचना है अभी या रखना है? 157। ओके, ठीक है, थॉमस कुक हम आपको राय दिलवा देते हैं। 157 पर आपने लिया हुआ था, इस पर देखिए 85 के पास कारोबार कर रहा है, नुकसान काफ़ी हो चुका है, करीब करीब 7,256 की आपकी यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है, और काफ़ी पहले की खरीद भी लग रही है। एक बार देखना होगा, बीच में कुछ स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, वो समय भी चेक करना पड़ेगा कि शायद उसके पहले की आपकी खरीद है। बट मंदार, आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे, थॉमस कुक में इस वक्त क्या सजेस्ट करेंगे इनको? 85 के भाव पर इस वक्त कारोबार कर रहा है, 100 शेयर्स हैं, होल्ड करना चाहिए, और आज हम देख रहे हैं कि 9% ऊपर ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज कुछ डेटा भी निकल कर आ रहे हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक ट्रैफिक का जो आंकड़ा है वो प्री कोविड के पार अब आ चुका है। कोविड का स्तर जो था उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। उस वजह से हम देख रहे हैं कि जो ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े जो भी स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी है, 9% ऊपर है। यहाँ पर भी खबर देखनी होगी, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है। बट आपका क्या व्यू बन रहा है थॉमस कुक पर, मंदार? पूजा जी, आपने सही कहा, जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ अभी 9% अप है फिलहाल इंट्राडे में। देखिए, इसका अगर मैं पिछले 2 साल का चार्ट देखता हूं तो इस स्टॉक में 80 से लेके 85 के बीच में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो स्टॉक आज ब्रेक करके ऊपर चल रहा है। अब बीच में एक 90 रुपए का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो भी अगर ब्रेक हो जाता है तो ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ 120-130 की लेवल्स, यानी
प्री कोविड वाली 2018 वाले जो हाइज हैं 120 130 के, वो लेवल्स को ये छू सकता है। तो मेरी तो राय रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड कीजिए। जो इसमें एक स्टॉप लॉस तो जरूर रखना है, क्योंकि एनालाइज तो हम कर सकते हैं, प्राइस हम चला नहीं सकते, तो इसलिए मेरी राय रहेगी कि 80 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। आपको ऐड भी करना हो तो भी आप ऐड कर सकते हैं विद द सेम स्टॉप लॉस, यानी 80 रुपए के स्टॉप लॉस से आप ऐड भी कर सकते हैं इसमें पोजीशन। 90 रुपए। मंदार जी, आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभिषेक जी, मैं कह रहा था कि अगर इसमें फ्रेश पोजीशन ऐड भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं 80 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि इनकी जो ऊपर की जो बाइंग प्राइस है वो ऊपर की है 157 के आसपास। तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस से फ्रेश पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं, प्लस एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो भी इसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी है। एक बार 90 का रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर देता है तो ऊपर में 120 130 के टारगेट्स बन जाएंगे। 120 से 130 रुपए तक के टारगेट्स बन सकते हैं थॉमस कुक में। ये शेयर 50 रुपए के भी नीचे चला गया था, 40 रुपए के आसपास था। देखिए क्या शानदार बाइंग आई है, जिस तरह से बिजनेस सेंटिमेंट सुधरा है, डिमांड आई होगी। और आप देखिए थॉमस कुक 85 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है, 10% के आसपास का उछाल। आज सुस्ती वाले बाजार में है, ये नोटिस करने वाली बात है। लेकिन सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अगले सवाल के लिए। सुरेश नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हाँ हेलो जी। हेलो जी सुरेश जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मैंने टाटा मोटर और टाटा पावर लिया था। टाटा मोटर तो पहले का 314 के आसपास का, टाटा पावर है 232 रुपए का। सुरेश जी, आपने कब लिए दोनों शेयर? के साथ लिया था, 1 साल तो हो गया, 1 साल और रखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन 550 रुपए के आसपास गया था, तो आपको थोड़ी लालच नहीं है कि मेरे भाव से काफी ऊपर आ गया है? हेलो, ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं। विवेक, टाटा मोटर्स देखिए 300 रुपए के भाव के आसपास है। हमने एक तेज रफ्तार देखी, 500 रुपए के ऊपर जाते देखा, उसके बाद हमने करेक्शन देखा और अब एक लंबे वक्त से हम कंसोलिडेशन वाला फेज देख रहे हैं। 400 के नीचे डिप करने के बाद भी 400 से 425 की रेंज में शेयर घूम रहा है। टाटा मोटर्स नए लॉन्चेस हो रहे हैं और अच्छी डिमांड भी निकल के आ रही है कंपनियों के लिए, और कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज वाला जो इशू था वो भी दूर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अब तो इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए? अभिषेक, देखो सेमीकंडक्टर तो क्या है कि कॉमन प्रॉब्लम है, सब ऑटोमोबाइल कंपनीज को वो अफेक्ट करती है, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो टाटा मोटर्स स्टैंड अलोन बिजनेस मॉडल है उनका, कंपनी शानदार है। अगर आप मतलब अगले 5 साल प्लस अगर होल्ड कर सको तो हो सकता है कि बहुत अच्छा करे यहाँ से, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत क्लियर है कि यहाँ से डेट कम करना है वगैरह। लेकिन शॉर्ट टर्म में दिक्कतें बहुत है अभिषेक, पर्टिकुलरली यूरोप में जो हो रहा है, तो उसके कारण कंपनी आगे चल के परफॉर्म इतना कर पाएगी क्या? मुझे लगता है कि ये मतलब 450 420 इस रेंज में ही आपको होते हुए दिखते रहेगा। तो आज के दिन जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे जो वैल्यूएशन आज है 1 लाख करीबन 35,000 38,000 करोड़ का वैल्यूएशन है इसका, उस बेसिस पे आप अगर कंपेयर करो तो स्टॉक थोड़ा कॉस्टली लगता है। तो मुझे मतलब आपको क्या करना चाहिए कि करीबन जब भी ये 420 425 वापस जाए तो आपको धीरे धीरे उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर आप आपने क्योंकि 1 साल का नजरिया दिया, 1 साल में मैं नहीं देखता हूँ कि ये बहुत ज्यादा रैली करेगा, लेकिन अगर कोई 5 साल के लिए होल्ड करना चाहे तो स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। तो शॉर्ट टर्म मैं नेगेटिव हूँ, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। टाटा मोटर पर ये व्यू है, लेकिन टाटा मोटर्स पर ये व्यू है, लेकिन टाटा पावर का भी शेयर है 235 रुपए के आसपास के भाव बता रहे थे। इस पर मंदार आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए टाटा पावर 300 रुपए के आसपास तक भाव गया, फिर वहां से ये शेयर करेक्ट हुआ 200 के पास आया, और हम लंबे वक्त से देख रहे हैं कि ये शेयर इसी के आसपास है। तो जो जिन ट्रिगर्स के चलते चला था शेयर, ये रिन्यूएबल का, चार्जिंग स्टेशन का, कहीं ना कहीं वो डिस्काउंटेड शायद है इस प्राइस में। आपको क्या लग रहा है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहां से? कि ये जो सारी पॉजिटिव बातें जो हमें सुनने को मिल रही थी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे आ रही थी, पढ़ने को मिल रही थी और लोग बोल रहे थे, तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्काउंट हो चुकी है। और उसी के वजह से ये जो जिस तरीके का मूव हमने 2020 से अब तक का देखा है, यानी 30 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 290 रुपए तक चला,
10 टाइम्स का एप्रिसिएशन एक डेढ़ साल में ये इस तरीके का मूव देखने को मिला, तो वो सारे जो पॉजिटिव्स हैं उसी के वजह से इस तरीके का मूव स्टॉक में बना। और मेरी राय तो रहेगी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो जरूर पोजीशन होल्ड कीजिए। फिलहाल ये स्टॉक 190 और 200 का इस स्टॉक में सपोर्ट बनता है, ऊपर में 250 से लेके 290 इस तरीके का रेजिस्टेंस बनता है। तो ये जो रेंज है ये अगले 2 साल इसी तरीके से ये स्टॉक ये रेंज में ट्रेड करने वाला है। तो ये जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होती तब तक इसी में कंसोलिडेशन चलेगा। अंडर करंट जरूर है, नो डाउट अबाउट इट। सिर्फ एक ही गलती है कि जो खरीदी है वो आपने अगर सपोर्ट लेवल्स पे अगर आप स्टॉक बाय करते हैं तो ऐसे रेंज बाउंड स्टॉक में भी आप मुनाफा कर सकते हैं। तो अगर कभी भी आगे जाते हुए ये 190 200 के आसपास अगर आपको मिलता है तो 185 के स्टॉप लॉस से आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन। जब भी ये ऊपर चलता है 220 230 तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का ट्रेड जरूर बनेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है और लॉन्ग टर्म व्यू है तो 185 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है। ध्यान रखिए अगले 2 साल इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करेगा। ठीक है, तो अगले 2 साल ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए और बीच बीच में अपनी जो पोजीशन है उसको रिन्यू करते रहिए। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और व्हाट्सएप के जरिए अखिलेश जी ने हमें सवाल भेजा है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर सवाल है इनका। रिन्यूएबल स्पेस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे और स्टॉक में को भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमने देखा कि एक रनअप देखने को मिला था। हालांकि जो दर्शक हैं उनको नुकसान हो रहा है। इन्होंने 622 पर एंट्री ले ली थी थोड़े ऊपरी लेवल पर और इस वक्त 528 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो नुकसान तो इनको काफी हो रहा है। मंदार आपसे ही राय लेना चाहेंगे। 2 साल में काफी शानदार तेजी आई, 34 रुपए से चला और अब देखिए 800 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखे। लेकिन इन्होंने जब एंट्री ली उसके बाद से हम यहाँ देख रहे हैं कि करेक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। अभी क्या करना चाहिए? क्या कोई उम्मीद है यहाँ से कुछ रिकवरी देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? पूजा जी देखिए, पिछले आपने सही कहा, पिछले 11 महीनों से तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है। पॉजिटिव बात ये है कि फिलहाल सपोर्ट के ऊपर है, तो इसलिए 515 और 520 का इस स्टॉक में सपोर्ट बनता है। मल्टीपल टाइम्स पिछले 10 महीनों में ये स्टॉक रिस्पेक्ट भी कर चुका है। तो मेरी तो राय रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड कीजिए, 510 का स्टॉप लॉस रखिए। जो खरीदारी है वो बहुत ऊपर के लेवल की है, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टॉक में ये सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट करके अगर ये स्टॉक ऊपर चलता है तो 600 से लेके 620 इस तरीके के ऊपर के टारगेट्स इसमें जरूर बन सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस बनाए रखिए क्योंकि ये बहुत ही लो वॉल्यूम्स फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो 510 का इसमें स्टॉप लॉस होना जरूरी है। 510 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ठीक है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स को लेकर ये व्यू मंदार का। आगे बढ़ेंगे। रवि शर्मा का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए और स्टॉक है एनडीटीवी का। 5000 शेयर हैं, 422 रुपए के भाव पर 347 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जो अडानी ग्रुप का जो ओपन ऑफर आया था उसमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देख रहे थे। एनडीटीवी विवेक क्या करना चाहिए अब जिनके पास है? अभिषेक, इसकी हालत वैसी है जो अभी लोगों को लग रहा है कि ना कि आगे चल के ट्विटर में क्या होगा, तो उस टाइप की सिचुएशन है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पे जो टॉप से जितना करेक्शन हुआ है और जो अडानी के बाई प्राइस है उससे ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे एक वैल्यू बाई बनता है, आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर अडानी ने इतना मतलब पैसा दे के लिया है तो इसमें आगे चल के हो सकता है कि बहुत अच्छा कारोबार हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है आज कंपनी की, वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, प्रमोटर स्ट्रांग हो गए, पहले वाले प्रमोटर चले गए और आज की न्यूज है कि 2 बोर्ड मेंबर भी बन गए अडानी ग्रुप से इस कंपनी में। तो आगे चल के मुझे लगता है कि इसका सूर्योदय होने वाला है। ऑलराइट, ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं आप। यहाँ से एक वैल्यू बाइंग भी नजर आ रही है, तो आप बने रह सकते हैं एनडीटीवी में। ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर हमें सवाल आया है पुणे से रामल जी का। मदरसन सुमी पर इनका सवाल है। 1000 शेयर्स 74 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। मंदार क्या सुझाएंगे? मदरसन में 74 पर लिया था, 73 के पास कारोबार भी कर रहा है। शेयरों की संख्या जो है वो 1000 के पास है। हल्का नुकसान इनको इस वक्त हो रहा है स्टॉक में। आपकी राय क्या बन रही है? पूजा जी देखिए, फिलहाल तो कंसोलिडेट कर रहा है, यानी पिछले अगर 2-3 हफ्तों का अगर इसमें ट्रेड देखते हैं
तो ऊपर में 76 और 78 के लेवल्स पे इसमें रेजिस्टेंस बनता है, नीचे में 72 और 70 इस तरीके का इसमें सपोर्ट भी है। 76 का अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये ऊपर में 86 तक ये स्टॉक हमें मूव दिखा सकता है, तो शॉर्ट टर्म में ही मूव बनेगी। तो अंडर करंट तो पॉजिटिव है, इसलिए मेरी राय रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड कीजिए। 69 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 76 और 78 ये रेजिस्टेंस जो है ये वॉच कीजिए। ये ब्रेक जब भी होगा तब इसमें शायद एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी के लिए भी चांस बनेगा, प्लस आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें ऊपर के 86 से लेके 88 के टारगेट्स भी बन सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रखना है 69 का और पोजीशन होल्ड करनी है। ठीक है, संवर्धन मदरसन को लेकर ये व्यू। सुशील का सवाल लेंगे इंदौर से, इनके पास है इनियोस स्टाइरोल्यूशन 150 शेयर हैं 900 रुपए के भाव पर। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़े से ऊपर के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं 900 रुपए के आसपास, और ये भी ट्रेड कर रहा है 800 रुपए के आसपास। 1500 रुपए के आसपास तक ये शेयर गया था बहुत तेज रफ्तार से, ऊपरी स्तरों से फिर प्रॉफिट टेकिंग आई और अब ये थोड़े प्रेशर में अब ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो एक उतार चढ़ाव वाला ही सत्र हमने देखा है, लेकिन 700 रुपए से थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर किया है, ये थोड़ी सी नोट करने वाली बात है। मंदार, इसकी चाल आप कैसी देख रहे हैं और इस पर क्या सलाह होगी आपकी? अभिषेक जी, क्या आप रिपीट कर सकते हैं स्टॉक का नाम? इनियोस स्टाइरोल्यूशन, INEOS। विवेक जी, तब तक आप कुछ राय दे पाएंगे इस पर, फंडामेंटली कैसी और आपको आगे भविष्य कैसा दिख रहा है इसका? तो कंपनी बहुत बढ़िया है अभिषेक ये, और इसका मुझे वो प्लास्टिक प्रोडक्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद ABS वो बनाती है ये। और एक्चुअली स्टॉक इसके लिए दौड़ा था कि प्रमोटर बाई बैक करेगा, प्रमोटर का अच्छा खासा स्टेक कंपनी में, लेकिन बाईबैक हुआ नहीं और एक 150 रुपए का शायद डिविडेंड आया था इसमें। तो उसके बाद में डिविडेंड के बाद में भी मतलब बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है, करीब 1500 से समझ लो 1000-1100 रुपए आया हुआ है अगर डिविडेंड को फैक्टर कर लो। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में आपको इसको होल्ड करना चाहिए, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। ये अभी भी मतलब अभी भी कम से कम मेरे हिसाब से 1100 रुपए पे ट्रेड करना चाहिए। तो अगर लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करते तो आपको यहाँ से 200-300 रुपए का आपको रैली कभी भी मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर होल्ड करने की राय दी जा रही है। व्हाट्सएप पर धनबाद से जितेंद्र सिंह जी का सवाल हमें आया है और पहला तो दो सवाल लेंगे। पहले तो टाटा एलेक्सी पर इन्होंने पूछा हुआ है, 15 शेयर्स इन्होंने 8748 के भाव पर लिया हुआ है टाटा एलेक्सी। स्टॉक में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला, लेकिन इनकी जो खरीदारी है वो थोड़ी ऊपरी लेवल पर लग रही है, उस वजह से इनको यहाँ पर नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। विवेक, क्या सलाह देंगे आप टाटा एलेक्सी पर? देखो कंपनी अच्छी है, लेकिन आपका बाइंग प्राइस बहुत ही ऑलमोस्ट पीक पे आपने लिया है जब आईटी टर्न अराउंड करने वाला था, टर्न अराउंड मतलब डाउनवर्ड साइड में। लॉन्गर टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, अगर आपको मतलब आपके पास अगर टाइम है। कंपनी बढ़िया है, आपको रिकवरी प्राइस मिल जाएगी जब भी आईटी सेक्टर में रिकवरी आए। देखो 2 सेक्टर ऐसे हैं जो आज मार्केट में एकदम मरे हुए पड़े हैं, वो है एक आईटी और फार्मा। तो इन दोनों सेक्टर में रिकवरी ओवरड्यू है। अब ये रिकवरी कल आती है, परसों आती है, 2 साल बाद आती है, ये कहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अंडर वैल्यूएशन आज के दिन सारे के सारे आईटी कंपनीज में चल रहा है। आपको थोड़ा सा अगर फास्टर रिकवरी करने का मतलब इच्छा हो तो मेरे हिसाब से आप टाटा एलेक्सी से निकल के विप्रो टाइप स्टॉक में भी घुस सकते हो, जहाँ पे डाउन साइड बहुत कम है और अगर रिकवरी आती तो और थोड़ी तेजी से भी आ सकती है। तो ये आप एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर टाटा एलेक्सी में बने रहना है तो कोई बात नहीं, आपको आपका प्राइस मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको 1 साल लगे। बिल्कुल, तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं भी, आप समय दीजिए स्टॉक को, आपके लेवल्स दिखेंगे, थोड़ा समय देना पड़ सकता है टाटा एलेक्सी में। एक और सवाल है इनका सोना कॉमस्टार पर, सोना BLW प्रिसिशन पर 100 शेयर इन्होंने 508 के भाव पर लिया हुआ है। विवेक, आप ही सलाह दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, बट इधर भी यही दिक्कत है, स्टॉक में जब गिरावट हो रही थी तब इन्होंने एंट्री कर ली थी और इनके लेवल से और टूट चुका है ये स्टॉक। करेक्शन आपको और दिखाई दे रहा है क्या, या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा दिख रहा है आपको ये शेयर?
देखो कंपनी बढ़िया है, लेकिन पूजा प्रॉब्लम ये है कि आज वैल्यूएशन भी ज्यादा लग रहा है, और जो परफॉर्मेंस दिया था कंपनी ने, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया था, वो भी कोई खास नहीं था। मतलब और ऑलमोस्ट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो कि नेगेटिव ट्रेंड में था, लेकिन कंपनी ठीक है। तो अब ये है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये आपको प्रेशर में ही दिखाई देगा, और आगे चल के हो सकता है कि इसी रेंज में आपको ट्रेड करे, काफी टाइम से कर रहा है इसी रेंज में, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको रिकवरी दिखा देगा जैसे ही ये आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाता है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो आपको होल्ड करना चाहिए, कंपनी बढ़िया है, और कास्टिंग सेक्टर पे मैं ओवरऑल बुलिश हूँ, इसके लिए मेरी तरफ से होल्ड रहेगा, लेकिन आप 6 महीने का व्यू लेके रखो इसको। ठीक है, तो आपके लिए ये व्यू सोना कॉमस्टार पर भी कर्नाटक से मुरलीधर जी का सवाल लेंगे। यह है व्हाट्सएप के जरिए, इनके पास है अल्काइला माइंस के 25 शेयर 4,145 रुपए के भाव पर। मंदार केमिकल स्टॉक्स की कहानी सबकी एक जैसी थी और एक जबरदस्त रैली दिखाई थी इन स्टॉक्स ने। अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये साल अच्छा नहीं बीता है, थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश लोअर लेवल से जरूर है, लेकिन अब 4,145 वाला शेयर है 2,780 रुपए के आसपास। अपने टॉप से अगर हम बात करें तो सारे के सारे स्टॉक्स 25-30% करेक्ट हो चुके हैं। तो दो सवाल है कि एक तो इसमें जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें, दूसरा वो लोग जो उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्या ये कहीं एंट्री का मौका बन रहा है क्या अभी? अभिषेक जी, दूसरा सवाल पहले लेते हैं कि एंट्री का मौका मिल रहा है क्या। तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में जिस तरीके का एक मूव हमें देखने को मिला, यानी 2018 से अगर अब तक की मूव अगर देखते हैं तो 2018 से 2021 तक 200 से ये स्टॉक 4,600 तक चला। तो जिस तरीके का रिटर्न ये जनरेट कर चुका है, तो मुझे लगता है कि अगले और 2-3 साल तो कहीं नहीं जाने वाला। तो ये यहीं पे रुकेगा। हर एक अपसाइड पे इस स्टॉक में बिकवाली देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि क्या होता है कि नीचे की तरफ जब भी कोई स्टॉक एक शार्प मूव स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो अट्रैक्ट कब होते हैं कि जब ये स्टॉक 200 से चलना शुरू हुआ, जब ये स्टॉक 2000 हो गया, तब रिटेल इन्वेस्टर को तो ध्यान में आ जाता है कि यार इसमें कुछ तो हो रहा है। फिर वो जब 3000 हो जाता है तब वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ऊपर 4000 हो जाता है तब वो पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं। इस तरीके का, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पास्ट का परफॉर्मेंस देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाते हुए इसी तरीके का वो रिटर्न जनरेट करेगा। 200 से 4000 हो गया, अब आगे जाते हुए 4000 से 40,000 हो जाएगा, इसलिए मैं आज ले लेता हूं। इस तरीके का अप्रोच रहता है। और इसलिए क्या होता है, जब गिरना शुरू करता है प्राइस, हर एक अपसाइड पे यही रिटेल इन्वेस्टर होते हैं कि जो आके बिकवाली करते हैं, क्योंकि वो उनके पैसे अटके हुए रहते हैं। और इसलिए, और उसी तरीके का आप अगर प्राइस चार्ट भी देखो तो उसी तरीके का मूव देखने को मिलेगा। जब भी ये स्टॉक 3200 के आसपास गया है, वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर है। नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पे है? तो सपोर्ट 2500 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो नहीं इसमें बनेगी, और जिनकी पोजीशन है वो भी अगर निकल जाए तो भी बेहतर होगा, क्योंकि इसमें और डाउनसाइड्स हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 3 से 5 साल का, प्लस फंडामेंटल अगर इसमें अगर विवेक जी भी ऐड कर दें, कुछ अच्छा हो, तो पोजीशन जरूर होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो इसमें से एग्जिट करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके का एक अपमूव इसमें ऑलरेडी देखने को मिला है, वो मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट टर्म में इमीडिएट देखने को मिल सकता है। उनके साथ अपनी पूरी रीजनिंग देखे कि आखिर स्टॉक में हो क्या रहा है, और किस तरह से टेक्निकल्स शायद इस शेयर को सपोर्ट ना करें और अभी गिरावट यहां पर आ जाए, इसकी आशंका बनी हुई है। और अल्काइला माइंस पर ये व्यू आपका दर्शक के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। विवेक और मंदार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट्स पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे